Hello everyone. In this video, we will discuss about para summary questions, questions which are slightly on a higher side. And I, your friend, your coach Soni Goel, shall be taking you through few very good questions of para summary. And before this video, you should watch para summary 1 and para summary 2 videos, which was delivered as the part of YT-CAT 2020 course. So you can see these two videos to get the basic understanding of para summary. So guys, in the para summary questions, I have talked about you know three things primarily. First thing is that there shouldn't be any distortion. कोई भी distortion नहीं होना चाहिए, राइट कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और ना ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मिस करना है. नथिंग इंपॉर्टेंट शुड बी मिस्ड आउट एंड यू ट्राई टू गेट टू द क्रक्स आइडिया, मेन आइडिया गिवन इन द passage. And in this 9 questions which I am going to discuss in this video, which are from previous year CAT. So these 9 questions will help you understand what type of questions actually come in CAT and how you can solve, what can be the process to solve. मेरे साथ में शुरू करना है भाई. चलो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने स्क्रीन पे है. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर नियरली अ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, एक सेंचुरी के लिए. ओके, मोस्ट साइकोलॉजिस्ट हैव एम्ब्रेस्ड वन व्यू ऑफ इंटेलिजेंस. तो ये वन भी इंपॉर्टेंट है. तो ये कह रहा है कि भाई कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक व्यू को एम्ब्रेस किया है. तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्लियर होता है कि देयर शुड बी सम सेकंड व्यू, राइट. और ये सेंचुरी के लिए कर रहा है, मतलब अब जाके वो आया होगा. देखते हैं क्या कह रहा है आगे. इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विद मोर और लेस IQ. This potential is intelligent potential. Okay, this potential is heavily influenced by heredity and difficult to alter. Experts in the measurement can determine a person's intelligence early in life, currently from paper and pencil measures, perhaps eventually from examining the brain in the action while scrutinizing your genome. तो ये सारा जो है मेरा सपोर्टिंग स्टेटमेंट है जो कि पहले सेंटेंस में कहा गया. पहले सेंटेंस में कहा गया, क्या कहा गया कि भाई साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि एक व्यू है इंटेलिजेंस का जो कि उसके बचपन में पता चल जाता है और उसको आप पता लगा सकते हैं रिसेंटली. तो मतलब ये सेकंड थॉट हो गया, सेकंड आइडिया आ गया. ये मेरा पहला आइडिया था जो कि एक सेंचुरी तक चलता रहा ऑलमोस्ट. criticism of this conventional wisdom has mounted. Okay, biologists ask if speaking of a single entity called intelligence is coherent. तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये जो इंटेलिजेंस है जो कि एक सिंगल आइडेंटिटी है वो इतना कोहेरेंट है या नहीं है. एंड क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ मेजर्स यूज टू एस्टिमेट द हेरिडिटी. जो इसमें बताया कि भाई जो मेथड यूज करते हैं उनको वो क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि ये जो मेथड है अनलाइक प्लांट्स और एनिमल्स आर नॉट कंसीव्ड और ब्रेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. मतलब जो हम एनिमल और प्लांट का जो भी करते हैं, प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, जीनोम को स्क्रूटनाइज करते हैं, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. तो बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन में दो आइडियाज़ को हम बात करते हैं. दो आइडियाज़ हैं हमारे इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन के दो आइडिया क्या है? पहला आइडिया ये है कि भाई जो इंटेलिजेंस का व्यू है पहले कुछ और था, जिसमें वो कह रहे थे ये हेरिडिटरी है और हेरिडिटरी है जो उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं. दूसरा वो कह रहे हैं कि नहीं भाई इसको करना मुश्किल है क्योंकि एनिमल और प्लांट तो कंट्रोल्ड कंडीशन में, बट ये कंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं रहते. ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा आंसर बनता है. Biologists have questioned the long-standing view of that intelligence is a single entity. यहाँ तक तो ठीक है. And attempts to estimate its heritability. ठीक है, तो इसको उन्होंने क्वेश्चन किया है. बात तो यही है, देखते हैं. Biologists have questioned the view that intelligence is a single identity and the way in which it is inherited. नहीं, यहाँ जो वेज की बात किए गए हैं वो जो एस्टिमेट करने के वेज हैं कि उसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं उनको क्वेश्चन किया है, ना कि ये कैसे इनहेरिट की जाती है. तो ये वालिया गलत हो गया, डिस्टॉर्शन हो गई. बायोलॉजिस्ट हैव क्रिटिसाइज दैट कन्वेंशनल विजडम दैट इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विद मोर और लेस इंटेलिजेंट पोटेंशियल. नहीं, ये तो बिल्कुल ही बाहर हो गया, क्योंकि
ये क्या कह रहा है कि भाई दे हैव क्रिटिसाइज दैट इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विद मोर और लेस इंटेलिजेंस पोटेंशियल, ठीक है। पर इसके बाद इसके मेथड्स वाला कंप्लीट नहीं हुआ ना ये तो चलो ठीक मान लेते हैं इसको, बट जो इसके मेथड वाली बात की वो रह गई इसके अंदर। बायोलॉजिस्ट हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग व्यू ऑफ इंटेलिजेंस एज ए मेजरेबल इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक। ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है ये तो पता नहीं भाई। क्या कोरोना काल में जो कोरोना का वेरिएंट है वो म्यूटेट हो गया, उसकी ज़्यादा चिंता है। एनीवे बेटा, ए शुड बी द आंसर। आई होप यू गॉट इट, वाई ए इज द आंसर। So before my each question, before I solve it for you, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को खुद से आंसर मार्क करना है एंड राइट इट इन कमेंट बॉक्स हाउ मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज यू गेट राइट। चलो भाई, तो ये मैंने आपको करवा दिया है। तो इसमें हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, यहाँ सेंचुरी और रिसेंटली मतलब दो आइडियाज हैं, और एक व्यू है पुराने वाला, एक नए वाला व्यू है, उसकी कहानी है जो कि ए सबसे अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फॉर years movies and television series like crime scene investigation paint an unrealistic picture of science of voices। ये मेन थीम हो गया, पहली लाइन हो गई कि भाई बहुत सालों तक मूवी ये जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का इसका कुछ और ही मतलब निकालते रहते हैं, है ना। अनरियलिस्टिक पिक्चर ऑफ साइंस ऑफ वॉइसेस, वॉइसेस की जो साइंस है मतलब उसको कैसे डिकोड किया जा सकता है। तो इसने फिर एग्जाम्पल दिया है 1994 क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, ये कोई मूवी है। एक एक्सपर्ट एक उसको सुनता है एंड डिक्लेयर्स दैट स्पीकर इज क्यूबन, एज्ड 35 to 45, एडुकेटेड इन ब्ला 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 ब्ला। सो इसका मतलब ये एग्जाम्पल दिया है उसने, पहले उसने क्या कहा है, अनरियलिस्टिक है ये, पहले ही जजमेंट पास कर दी है कि जो लोग बताते हैं क्राइम सीन के बारे में वो अनरियलिस्टिक है, ठीक है। और फिर उसने उसको बताया कि भाई एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसा ऐसा मूवी में करते हैं। द रिकॉर्डिंग इज देन फेड टू ए सुपर कंप्यूटर, जो ये फिर उसकी कॉन्टिन्यूशन है। तो ये सब सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो गया। दिस सीक्वेंस सम्स अप टू ए गुड नंबर ऑफ मिस इम्प्रेशन, ये वर्ड पकड़िए और यहाँ पे अनरियलिस्टिक वर्ड पकड़िए, अबाउट द फोरेंसिक फेनेटिक्स विच हैव लेड टू एरर इन रियल लाइफ जस्टिस। मतलब कह रहा है कि यार जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि जेम्स बॉन्ड जितना जेम्स बॉन्ड है उतना वो जेम्स बॉन्ड नहीं होता है, वही कहानी है रियल लाइफ जो जस्टिस है उसमें वो इनफैक्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। इनफैक्ट वो रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक हो गया। तो इंडीड that movie scene exemplifies so-called CSI effect, the phenomena in which judges hold unrealistic expectation। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जजेस होते हैं वो कहते हैं कि यार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है उनकी। किससे एक्सपेक्टेशन, कि भाई फोरेंसिक साइंस उनको ये करके दे दी कि फोरेंसिक साइंस वो, ऐसा फिल्मों में होता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में जो कि साउंड है उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसकी जो वॉइस की रिकॉग्नाइजेशन है वो इतना पोटेंशियल नहीं है उतना जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। ये हमारी मेन कहानी है, ठीक हो गया। तो अब इसका पहला ऑप्शन देखते हैं कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हैज स्टार्टेड टू फीचर प्रोमिनेंटली इन क्राइम सीन इंटेलिजेंस, कि अब ये आना शुरू हो गया, ये नहीं, ये मेन आइडिया नहीं है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एज यूज्ड इन मेनी मूवीज टू आइडेंटिफाई हैज बीन यूज्ड, ये इसके तो काउंटर आइडिया है ना, कि जितना इफेक्टिव वो फिल्म में दिखाते हैं रियल लाइफ में उतना इम्पैक्टिव नहीं है। मतलब रियल लाइफ में जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, दया है ना, वो वाला वो रियल लाइफ में उतना ज़्यादा नहीं होता है। कि जैसे जो डॉक्टर खोरपड़े, क्या नाम है उनका, वो इतना फोरेंसिकली स्पेसिफिकली ये वॉइस की बात कर, आपने देखा होगा CID सब ने। Although the voice recognition is presented as evidence in legal cases, it is can be shaky. Okay, movies and televisions have led to believe that use of forensic phonetics in legal investigation is robust and foolproof. यही है, which is actually not, right? तो ये आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा बेटा। आई होप यू गॉट इट। तो क्योंकि मेन कहानी क्या थी कि भाई जो फिल्मों में बताते हैं कि कहानी यूँ है और इतना बढ़िया वो इंटरप्रेट करके बता देता है, तो वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। और जजेस बेचारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा बैठते हैं हमारे फोरेंसिक साइंस से, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वाला आ गया, क्या कह रहा है,
As Soviet power declined, the world became to some extent multipolar and Europe strove to define an independent identity. ठीक है, तो अब इसने हमें कुछ कुछ बताया. इसने कहा कि जैसे ही सोवियत यूनियन डिक्लाइन करती है, सोवियत पावर, द वर्ल्ड बिकेम सम एक्सटेंट मल्टीपोलर. तो ये इवेंट की कुछ बात कही. यूरोप स्ट्रोव टू डिफाइन एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी. तो इसमें सोवियत की बात की गई है, वर्ल्ड की बात की गई है, यूरोप की बात की गई है. ठीक है. What a journey Europe has undertaken to reach this point. So अब इसमें से ये यूरोप को पकड़ रहा है, तो इट मीन्स यूरोप इज मेन मुद्दा. ठीक है. इट हैज इन एवरी सेंचुरी changed its internal structure, very good, and invented new ways of thinking about the nature of international order. ठीक है. Now at the culmination of an era, फिर ये वापस इसी चीज को रेफर कर रहा है, ये वाला पार्ट, culmination of an era, Europe, in order to participate in it, felt obliged to set aside political mechanism through which it has conducted its affair. मतलब 350 साल तक यूरोप ने जो काम किए हैं उसको वो साइड पे रख के वर्ल्ड ऑर्डर के साथ चलने के लिए तैयार है, ये कह रहा है. ठीक है भाई. अब impelled by desire to cushion the emergent unification of Germany, okay, against ये बात कर रहा है, the new European Union established a common currency in this and form a political structure in this. तो मतलब उन्होंने कॉमन करेंसी चला ली और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना लिया. इसका मतलब होगा भाई यूरोप वाले बंदे ठीक है, बढ़िया बंदे हैं यार, ये अपना फायदा ना देख के वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली जो हिसाब किताब चलाते हैं. It proclaimed a Europe united whole, free, adjusting its differences by peaceful mechanism. यूरोप का जय जयकार की हुई है इसमें, और मतलब बोला है कि यूरोप भैया सही काम कर रहा है और उसको अपने चीज़ों को वो साइड पे रख के, ठीक है, उनकी जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो है ना उसकी कहानी वो सेट कर रहा है. ठीक हो गया भाई. चलिए. यूरोप हैज़ कंसिस्टेंटली चेंज्ड keeping in with the world order and that has culminated in a united Europe. पहली बात ठीक है, और इसकी वजह से एक कल्मिनेटेड यूरोप है, ये थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा डाइसी है. ठीक है, मतलब चेंज होने से कल्मिनेटेड यूरोप, कल्मिनेटेड इन, चलो देखते हैं आगे. Establishment of a formal political structure in was hastened by the unification of Germany and emergence of multipolar order. ये भी कहानी तो ठीक है. ठीक है, इसमें कुछ मिस तो नहीं हुआ. मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड ये भी मेंशन किया है. एंड hastened by unification of Germany. The new European has established a common currency, फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि उन्होंने फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो पहले भी था, उन्होंने चेंज कर लिया. मेन आइडिया ये है, ये नहीं है कि उन्होंने बना लिया. तो ये थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन लग रहा है हमें. यूरोप हैज़ कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर टू सक्सेसफुली अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर. बात तो ये भी है, बट क्यों हुआ ये तो फिर इसमें ये जो जर्मनी और सोवियत और ये सारी बात कही, ये मिस हो गई है. ये ठीक है, गलत नहीं है, पर ये इनकम्प्लीट है. यूरोप हैज चोजन टू लोअर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक heterogeneity in order to adapt itself to the emerging multi-world order. Changed, consistently changed. ये felt obliged है कि भाई वो लोगों पे felt obliged to set aside political mechanism. तो सेकंड तो बिल्कुल गलत हो गया. ठीक है, ओके. यूरोप हैज चूजन है लोअर पॉलिटिकल, लोअर वाला वर्ड यूज कर सकते हैं क्या हम? वे ऑफ टेकिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर इन ऑर्डर टू अडैप्ट इटसेल्फ टू द मल्टी. हाँ, तो ये ज़्यादा एप्ट है. ये थोड़ा टफ है ये वाला, इट्स ए स्लाइटली चैलेंजिंग वन. ठीक है, नॉट एन ईजी वन.
So in this C can also be given as the answer, but this is incomplete, so we'll choose D. क्योंकि जहाँ पे कहीं गलत दिया होता है ना, वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करना इजी होता है, बट कहीं पे अगर आपका दिया ही भाई क्या कहते हैं कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट है, वहाँ पे थोड़ा कई बार गड़बड़ आ जाती है. तो ये आई थिंक यू नो it should be D should be the answer, right? In order to adapt to emerging multipolar order. Multipolar वर्ड की यहाँ पे बात नहीं की गई है, ये इसीलिए ये वाला भी आउट हो जाएगा. ठीक है, अब ए और डी में देखेंगे. कंसिस्टेंटली चेंज्ड इन कीपिंग विद द पर इसने ये नहीं बताया ना कि पॉलिटिकली उसने अपने उसको एजेंडा को मैकेनिज्म को साइड करके दूसरा शुरू कर दिया जो 350 साल से ये चला रहा था. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा साइड करेंगे. डी शुड बी टेकन एज द आंसर. दिस वाज ए टफ वन, है ना. एक्चुअल एग्जाम में ये आप नहीं भी करके आएंगे या गलत भी कर देंगे तो कोई टेंशन वाली बात मत मानिएगा. ठीक है, ओके. विद द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया द पेपेसी मीन्स पोप का जो ऑर्डर चलता है उसका जो ऑफिस है वो सारा कंट्रोल करता है. रिलीजन टेक्स केयर ऑफ द पॉलिटिक्स हैज बीन कन्फाइंड टू एक्सलिटिक, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, एक्सलिस्टिकल. ठीक है, जो ऊपर हायर ऑर्डर के हैं, आई थिंक ये सिलिस्टिकल बॉडियों से रिलेट करता होगा. इवन आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, डिक्शनरी से चेक करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ भी जो पपेसी तो पोप के ऑफिस को बोल देते हैं. ठीक है, तो मतलब जो चर्च है उसने अपने आप को कुछ तरह के फंक्शन में भी कुछ सम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी reigned. What political theory could then explain the origin and justify the functions of a secular political order? In his Leviathan, published in this 3 years after the peace of this, Thomas Hobbes provided such a theory. अब आगे काम की बात, ये सारी कहानी थॉमस हॉब की थ्योरी के बारे में होगा, ये उसका बैकग्राउंड है. देखो भाई, ये जो एक हुई है ना, क्या कहते हैं, 1648 में एक वॉर खत्म हुई जो 30 इयर्स वॉर चली, एग्जैक्टली 29 इयर्स 11 मंथ्स कुछ थी. तो ये जो वॉर चली 30 ईयर वॉर के नाम से भी जिसको जाना जाता है, 30 ईयर वॉर के बाद क्या हुआ कि जो रिलीजन का कमांड था किसके ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, वो खत्म हो गया और सेकुलर पॉलिटिकल ऑर्डर इमर्ज हुआ. तो उसने क्या इमेजिन किया, स्टेट ऑफ नेचर इन पास्ट इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी. मतलब जब अथॉरिटी नहीं थी तो इट वॉज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, हर कोई बंदा हर कोई बंदे से लड़ रहा था. तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, तो उन्होंने अपने राइट्स किसको दे दिए, सॉवरेन पावर को दे दिया, और उसको बोला कि भाई तुम अपने इस बॉर्डर के अंदर, इसके अंदर हम तुम्हें अपना राजा बनाते हैं, तुम्हें हम अपना सभी पावर्स तुम्हारे अंदर देते हैं, अब तुमने हमारी रक्षा करनी है, यू हैव टू प्रोटेक्ट अस, राइट. We give all the powers to you, now you will protect us. The sovereign state's monopoly on power was established as the only way to overcome, only way थोड़ा strong है, and perpetual fear of violent death and war. जो हर एक बंदा एक बंदे से लड़ाई करके कर रहा था, तो एक स्टेट को पावर दे दिया गया और स्टेट को बोला कि भाई तुम हो. और ये किसने बताया हमें, ये थॉमस हॉब ने बताया, और उसने सारी कहानी हमें समझाई है. थॉमस हॉब theorized voluntary surrender of the rights by people. ये वॉलेंटरी है, इस पे क्वेश्चन है, एज असेंशियल फॉर इमरजेंस ऑफ सॉवरेन स्टेट. रख लेते हैं इसको. थॉमस हॉब्स theorized emergence of sovereign state as a form of transactional governance to limit the power of papacy. Thomas Hobbes theorized the emergence of as a state based on a transactional relationship between people and sovereign state that was necessitated by the sense of insecurity of the people. ये वाली कहानी है कि लोग आपस में लड़ाई करके ना मर जाएं एक दूसरे से, उनको डर था, तो उन्होंने अपनी सारी पावर किसको दे दी, स्टेट को दे दी, और स्टेट को बोला कि भाई आप हमको एक दूसरे की लड़ाई से बचाओ. ठीक है, द थॉमस थ्योराइज द सॉवरेन स्टेट इमर्ज आउट ऑफ पीपल्स वॉलेंट्री. नहीं, ये नहीं है, उनकी वॉलेंट्री डिजायर नहीं है, तो क्लियरली लिखा हुआ है टू एस्केप सच इनटॉलरेबल इनसिक्योरिटी. ठीक है, ये मेन है. ठीक है, अब ऊपर वाले जो ये सारे शब्द है ना, ये आपको परेशान करने वाले हैं, पर इन सभी शब्दों में इसका सेंस नहीं छुपा हुआ है, तो इसको स्किप भी कर सकते हो आप. यहां से सारी कहानी है कि भाई थॉमस हॉब की कहानी क्या रही, और आई थिंक द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी सी. गॉट इट एवरीवन? चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा.
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल ह्यूमन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वन और द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर। ये आया था, मेरे को आया था, आई रिमेंबर व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द कैट, दिस वाज इन माय स्लॉट। इट्स इजी, दिस इज आइदर इंट्यूशन और इन्फॉर्मेशन, या तो इंट्यूशन पे लेते हैं या इन्फॉर्मेशन पे लेते हैं। डिसीजन मेड थ्रू इंट्यूशन आर फास्ट, यस, जैसे धोनी भैया लेते हैं फटाफट, एंड पीपल डू नॉट इवन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज क्वाइट फिलोसफिकल, मीनिंग समवन हु हैज मेड ए डिसीजन बेस्ड विल हैव डिफिकल्टी एक्सप्लेनिंग द रीजन बिहाइंड इट। मतलब जब इंट्यूशन पे लेते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक नहीं आपको पता। द डिसीजन मेकर वुड ऑफन यूटिलाइज हर सेंसेस इन ड्राइंग कंक्लूजन विच अगेन इज बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी। तो सेंसेस पे डिपेंड करके वो कहता है भाई गट फीलिंग आ रही है। ऑन द अदर साइड वी हैव डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। These decisions are rational based on the facts and figure, which unfortunately also mean it can be quite slow. तो बेसिकली इसमें बोला गया कि इंट्यूशन फास्ट पर उसका फिलोसफिकल है, रीजन नहीं है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, ये स्लो है। अब आगे बोलेगा कि ये एनालिसिस है, फिलोसफिकल नहीं है, एनालिटिकल है, और रीजन है इसमें, ठीक है। Results in accurate quantifiable decision, meaning a person can clearly explain the rationale behind it. ठीक हो गया, ठीक है। While decision based on intuition can be made fast, the reason led to these cannot be spelled out. While decision based on intuition and information are the time available, it is better to make decision on information. ये better और worse की तो बात ही नहीं की। Decision based on intuition can result in different speed, ability to provide। अरे बिल्कुल भैया, एकदम एकदम डी वाले भैया ने हमारा काम इजी कर दिया। जो लोग अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि क्या होता है आमतौर लोग यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियो ऑन करते हैं और फिर भाग लेते हैं। भैया अगर आप ये लेक्चर लगा रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ में इसको सॉल्व कीजिए और आनंद लीजिए, राइट। और अगर अब तक आप जा ही चुके हैं तो फिर आपके लिए आनंद की तो बात ही नहीं होती है, राइट। क्योंकि कुछ लोग लेक्चर समझ के ये क्लासेस नहीं लगाते, उनको एक वीडियो की तरह लगाते हैं। बेटा मैं कहता हूँ इसको वीडियो लेक्चर की तरह देखा करो। मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, मेरी जो टीचिंग क्लासेस हैं, उनको ऐसे देखना है। हाँ, जो ज्ञान वाली क्लासेस हैं, एक दो चार जो वीडियो मैंने डाली है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आप सबको पता ही है, बट उसके लिए आप जैसे मर्जी देखो, घूमते फिरते देखो, चलते चलते देखो। दीज वीडियोज आर ऑलवेज एडवाइजर टू बी वॉच्ड ऑन ए टेबल चेयर इन ए प्रॉपर मैनर, राइट, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, आसान क्वेश्चन है, तुमने बड़े आराम से पकड़ लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, इजी है। इंट्यूशन पे धोनी भैया हैं या नो क्या कहेंगे, द्राविड़ भैया हैं। द्राविड़ भैया बहुत ज़्यादा एनालिसिस टेक्निकली चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द अर्बन रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम, द हेट्रोजेनिटी ऑफ अर्बन सेटिंग्स पोज एन ऑब्वियस चैलेंज टू आइडेंटिफाई अर्बन areas and measuring urbanization rate inconsistent within across the countries, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि भाई किस हिसाब से अर्बनाइजेशन हो रहा है, कौन सा एरिया अर्बन है और कौन सा अर्बन नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको चेक करना, ये एक चैलेंज है। हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी मतलब अलग 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 तरीके से। कई लोगों के कई गाँव, मतलब डेवलप्ड नेशन में जाएंगे, वहाँ जाके आपको शायद लगे कि भाई वहाँ के गांव भी शहर जैसे हैं, और भारत के कुछ ऐसे सो कॉल्ड हमारे स्टेट्स हैं जिसमें थोड़ा काम अच्छा नहीं है, वहाँ के शहरों को देख के भी आपको लगता है कि क्या ये रियली अर्बन है, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल एरिया इज that is based on one or two metrics with fixed threshold may not be adequately capture the wide variety of, ठीक है। तो यही कह रहा है, हेट्रोजेनिटी के पीछे पड़ गया, कहना भाई इतना डिफिकल्ट है, एक दो पैरामीटर वाली हिसाब किताब से इसको समझना आसान नहीं है, क्योंकि जब बहाल जब चेकिंग करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ये कह रहा है कि भाई कहानी बड़ी उलझन वाली है, उसको एक दो मैट्रिक्स के साथ आप सॉल्व नहीं कर सकते। रिचर कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइटेरिया, हाँ बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया लेंगे कि भाई वहाँ पे स्पेस यूटिलाइजेशन कैसा है, ये फैसिलिटी कैसी है, वो फैसिलिटी कैसा है, एक्स कैसा है, वाई कैसा है, जेड कैसा है। जितने ज़्यादा फैक्टर्स लेंगे उतना ज़्यादा आपका would better describe the multifaceted nature of city's function and its environment। कि भाई सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके करना है।
but the joint interpretation may require an element of human judgment. और उसके बाद क्या कह दिया, ठीक है, कि भाई ह्यूमन जजमेंट फिर भी चाहिए होगी, पिछले वाले की तरह है कि एक तो आपको मल्टीपल फैक्टर चाहिए, उसके प्लस ह्यूमन जजमेंट चाहिए, इन दोनों से आप, ठीक है, सही निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो पहले आपने इंफॉर्मेशन भी देखनी है, इंट्यूशन भी देखनी है, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके कह लो, इस तरीके से कह रहा है कि मतलब जब कोई शहरों का क्लासिफिकेशन करना है तो बहुत सारे फैक्टर भी लेने हैं, ठीक है, और ह्यूमन जजमेंट भी लेनी है उसके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहता है हमारा। ये कह रहा है हमारा distinguishing between urban and rural area might call for some judgment on the objective methodology being used to define, अरे भाई some judgment ये तो मिसरिप्रेजेंट कर दिया, उसको थोड़ी जज करना है यार। difficulty of accurately identifying urban areas mean that we need to create a rich combination of criteria that can be applied to all urban areas। वो तो ठीक है, ह्यूमन जजमेंट किधर गया बे, हटाओ इसको। करंट मेथोडोलॉजी यूज टू डिफाइन दिस आर नो लॉन्गर रेलेवेंट टू बीइंग, फिर क्या करें भाई आगे, विद डाइवर्सिटी ऑफ द अर्बन लैंडस्केप मेजरेबल क्राइटेरिया मे नीड बी, सॉरी वाह वाह वाह, लव यू डियर, यही आंसर है, मेरा दिल धक धक बोले रे, ठीक है। ये पता है जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, हिंदी फिल्मों में, कि ऐसी कोई ऑप्शन आई नहीं है जिसको देख के दिल धक धक करे, तो जिस ऑप्शन को देख के आपका दिल धक धक करता है वही सही आंसर है, ठीक है ना। कई बार हीरो बोलते हैं कि भाई डिसीजन तो दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से तो व्यापार किया जाता है रे। चलो एनी हाउ क्लियर हो गया भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें रूरल अर्बन को जज करना, उसको इवेल्युएट करना और ह्यूमन जजमेंट, ये दोनों बातें हैं, और डी में बहुत दिलदार तरीके से ये कही गई हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, बाप रे बाप, इतना बड़ा देख के घबरा जाए बंदा है। ब्राउन एटाल, ये एटाल क्या होता है, अरे मैं बताता हूँ, ये ना मेरे को बड़ा मजा आया ये करते हुए, क्योंकि आज से कुछ हमारे कब थे भगवान भला करे, 99 की बात है कुछ। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, अभी भी हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, कमलेश प्रसाद जी। तो उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी में भेजा, यूनिवर्सिटी के डाटाबेस में रिसर्च पेपर्स पे को सर्च करके लेके आने के लिए, और फिर उसको फ्लॉपी डिस्क में हमने, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में हमने उसको कैप्चर करके लेके आए। अब उसमें क्या होता है, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो ना बेटा, जब आप रेफरेंसेस देते हैं तो ऐसी शब्दावली यूज करते हैं, मतलब ब्राउन एटाल मतलब ब्राउन, ब्लैक और सारे बहुत सारे बंदे होंगे, ठीक है, रेड नाम ले लो, ब्राउन हो गया, कपिल हो गया, राहुल हो गया, सचिन हो गया, इन सब बंदों ने 2001 में क्या सुजेस्ट किया, that metabolic theory that may provide a conceptual foundation for much of ecology just as genetic theory provides for foundation for biology। बेसिकली क्या कह रहा है मेरा भाई कह रहा है कि ब्राउन वाला भाई क्या कहता है कि जैसे जेनेटिक थ्योरी बायोलॉजी में झंडे गाड़ रही है, तो हमारी मेटाबॉलिक थ्योरी इकोलॉजी में झंडे गाड़ सकती है, ठीक है, बस वही चीज है। वन ऑफ द सक्सेस ऑफ जेनेटिक थ्योरी इज डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेज एंड मॉडल, मतलब इसकी सक्सेस का कारण क्या है कि बहुत सारे मॉडल हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे इसके उन्होंने रिसर्च की है, बहुत सारी अप्रोचेज हैं, इस वजह से ये बायोलॉजी को अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल फाउंडेशन दे पा रहे हैं। तो सेम तरीके से अगर हम मेटाबॉलिक थ्योरी के भी बहुत सारे मॉडल, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी हिसाब किताब बना लेंगे तो हमारा प्रोग्राम सेट हो जाएगा। ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट आ गई। अ वेब ऑफ साइंस सर्च जेनेटिक, ये स्टार का मतलब होता है इसके बाद कुछ भी हो, जेनेटिकली, जेनेटिक, जेनेटिक्स, थ्योरेटिकल, थ्योरी, थ्योरीमैन, एवोल्यूशनरी, ये कई बार कंप्यूटर में फाइलें सर्च की हो ना, ऐसे सर्च की जाती हैं कीवर्ड्स डाल के। आइडेंटिफाइज 12,000 पब्लिकेशन, 2005 से लेके 2012 तक, क्योंकि जब हमने सर्च की ना उस दिन यूनिवर्सिटी में बैठ के, हमें ऐसा लगा कि हम ना नासा के डाटाबेस में बैठ के ना कुछ बड़ी साइंटिफिक काम कर रहे हैं, क्योंकि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सीन, क्योंकि हम कभी डेट के पैरामीटर डाल रहे हैं, कभी कीवर्ड्स डाल रहे हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर इंडिया के जर्नल, बाहर के जर्नल, एम्पिरिकल जर्नल, थ्योरी बेस्ड जर्नल, उनमें से फिर हम पेपर्स निकाल के लेके आए थे।
फिर उनको कॉपी करके बड़े रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और उन्हीं की कृपा हुई, हमारे एक और सर थे डॉक्टर एच के शर्मा, तो हम अपनी इंजीनियरिंग के दौरान ही एक पेपर पब्लिश कर पाए थे। एक जर्नल के अंदर ना इंजीनियरिंग के दौरान एक पेपर पब्लिश कर दिया था, एक बुक के अंदर हमारा चैप्टर आ गया था जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे। ये फायदा होता है बेटा अच्छे टीचरों की संगति में रहने का। सो है ना, हमारी तरफ से कमलेश प्रसाद सर और डॉक्टर एच के शर्मा, ठीक है, इन दोनों को शत शत प्रणाम, ठीक है जी। और आप भी अगर अपने टीचर को नो उनका उन्होंने आपको कोई हेल्प किया है तो उनको जरूर याद रखिएगा अपने जीवन में, ठीक है। सो तो ये वाला जो हो गया ना, कंसीडरिंग द ओनली 10 मोस्ट साइटेड पेपर, मतलब इन 12,000 में से 10 पेपर वो ले लिए। जेनेटिक थ्योरी कैन बी सीन एज फोकस ऑन जीनोम डायनेमिक्स, पॉलीजेनेटिक इंफॉर्मेशन, ब्ला 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 ब्ला, ये जेनेटिक की गाने गाने लगे। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है यार जैसे जेनेटिक थ्योरी में बायोलॉजी के लिए मॉडल बने हैं, मॉलिक्यूलर मेटाबॉलिक थ्योरी में इकोलॉजी के लिए मॉडल बनाए जाने चाहिए, ठीक है। देयर इज नो वन फंडामेंटल जेनेटिक इक्वेशन बट रेदर देन ए वाइड रेंज ऑफ, मतलब एक इक्वेशन नहीं है, हजारों इक्वेशन है, राइट। डाइवर्जेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन लूजली कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक ही कहानी करनी है, बहुत सारे अनेकों रंग हैं भगवान के, ठीक है। जेनेटिक थ्योरी हैज ए वाइड रेंज ऑफ थ्योरेटिकल अप्रोचेस, एप्लीकेशन एंड मेटाबॉलिक थ्योरी आर मस्ट सेम इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी। ये रॉ है, थोड़ा सा हो सकता है बट हम देखते हैं इसको। Genetic theory has a wide range of theoretical approaches and application and is foundation to evolutionary biology, has potential to do this। बल्ले बल्ले होगी, दिल मेरा धक धक बोले, है ना, क्या बोला आपने, तुमने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टाइम टाइम टाइम। मतलब अगर आप सही तरीके से करेंगे ना यार, 3 नंबर पक्के हैं आपके वर्बल में, तीन तीन जो क्वेश्चन आने हैं पक्के हैं। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप काम है। सबसे पहले मैं यही कहता हूँ बच्चों को, यही करो, पैरा समरी करो, पक्के पक्के नंबर। एक बार नहीं पढ़ो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, अला 4 बार पढ़ लो, कभी तो समझ में आएगा क्या कह रहा है। जेनेटिक थ्योरी प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑन हाउ थ्योरेटिकल अप्रोचेज कैन मेड ए थ्योरी सक्सेस। अरे ये तो कहानी है ही नहीं यार, उसने ये कहा है कि जैसे गोविंदा भैया डांस करते हैं वैसे डांस देख के तुम भी तो अपना डांस कर लो। नहीं यार, genetic theory has spawned wider range of theoretical models and application, but metabolic theory need to evolve in a similar manner। बट क्यों लगा दिया यार, बट क्यों लगा दिया, बट ना ना ना, बट तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। सो दे मे नीड नॉट इवॉल्व, ये तो कहानी बदल दी है, गलत बात करता है, डिस्टॉर्शन करता है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, एस्थेटिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एस्थेटिक मतलब होता है अच्छा, गुड, एस्थेटिक्स जो दिखने में बढ़िया लगे, ब्यूटी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अर्जेस टू रियलाइज अस दैट इन ए रिप्रेजेंटेटिव हैज ऑटोनॉमी विद रिगार्ड टू पीपल रिप्रेजेंटेड, बट इट इज नॉट एन एक्सक्यूज टू अबंडन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर आपको कोई भाई नेता बनाया जाता है तो आपकी जो ऑटोनॉमी है लोगों को रिप्रेजेंट करने में है, ये नहीं है कि भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएं। क्या चाहिए उसमें, रिक्वायर्स कल्टीवेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस, ठीक है। मतलब कि भाई हमारा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम निष्काम भाव से, राइट, सेवा करेंगे, हम बिना किसी के पक्षपात किए हुए, राइट, विच इज नॉट इनडिफरेंस। इनडिफरेंस होता है कि भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ए भी एक है बी भी एक है ऑप्शन। इनडिफरेंस इज अ डिफरेंट एटीट्यूड, वेयर एज डिसइंटरेस्टेडनेस इज के भाई मेरे को उसमें कोई, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ऑल इंटीरियर रेफरेंसेस टू यूज, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि यार जो नेता है उसको भाई लोगों के भले के लिए सोचना चाहिए, अपने दोस्तों मित्रों या किसी पर्टिकुलर इंसान का फेवर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एस्थेटिक कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। इट इज़ ए लिबरेशन ऑफ रिलीज बट प्रॉपर ओनली इन इट सेल्फ, मतलब पूरा हाई लेवल वाली बात कर दी इसने। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। डिसइंटरेस्टेडनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिफरेंस, बिल्कुल सही है। एज फॉर्मर मीन्स अ नॉन सब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ थिंग्स which it constitutes as athletical aesthetic political representation।
ये पहली बात तो सही कही, पर दूसरा इसने रिलेट गलत कर दिया। बी पढ़ते हैं, एस्थेटिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट्स ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही है। फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स ड्राइंग फ्रॉम डिसइंटरेस्टेडनेस विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिफरेंस, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक लग रहा है ये। डिसइंटरेस्टेडनेस एज फ्रॉम इज बेसिस फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, नहीं ये उसका बेस नहीं है, ये तो डिजायर्ड फीचर है। वो कह रहा है कि पॉलिटिकल में ऑटोनॉमी की बात की है ना, ऑटोनॉमी तो गायब ही कर दी इसने, खत्म करो इसको। एस्थेटिक रिप्रेजेंट एडवोकेट्स ऑटोनॉमी रिप्रेजेंट, ये तो सेकंड वाले के जैसे ही है, इसमें मैनिफेस्टेड है। चलो जी, एक तो ये हिंट हो गया, मेरा आंसर जो होगा ना वो बी और डी में से होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लोज ऑप्शन होती हैं उसके चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्लोज ऑप्शन मीन्स कि यही इन दोनों में से आंसर। आप डिफरेंस देखिए, ये कह रहा है कमिटमेंट टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल दैट इज डिवाइड ऑफ ऑल अल्टीरियर मोटिव्स, यहाँ पे कह रहा है मैनिफेस्टेटेड, मतलब इसके द्वारा दर्शाया जाता है और इसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है। बेटा इट इज ड्रॉन फ्रॉम indifference, right? Requires cultivation of the indifference. It is not because of indifference, disinterestedness, ये आ रही है चीज, तो इसलिए बी आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, अच्छा था, मजेदार था ये। थोड़ा आपको पॉलिटिक्स और उसका थोड़ा आइडिया हो कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ऑटोनॉमी आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। वेरी गुड। डोमिनेंट हाइपोथेसिस in modern science believe that language evolved to allow human to exchange factual information। ठीक है, कि भाई एक पार्ट क्या कह रहा है कि लैंग्वेज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए जन्म हुआ, बट मतलब सेकंड आइडिया देखेंगे। ठीक है, जो ये पहले बता देता है ना कि ये डोमिनेंट है, ये सरकास्टिक वे में यूज किया गया, डोमिनेंट हाइपोथेसिस, मतलब डोमिनेंट है बट हम नहीं मानते, हम दूसरा मानते हैं। इज दैट द इवॉल्व इन मॉडर्न ह्यूमंस एट लीस्ट, हम्बल हो गया ये, टू फैसिलिटेट सोशल बॉन्डिंग, मतलब एक कह रहा है लैंग्वेज का पर्पस था इंफॉर्मेशन, एक कह रहा है लैंग्वेज का पर्पस था सोशल बॉन्डिंग। इट इंक्रीज्ड आवर एंसेस्टर्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब ये किसकी फेवर कर रहा है, ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट सेकंड वाले की कह रहा है कि सोशल बॉन्डिंग सर्वाइवल में इसने हेल्प किया। ठीक है, एक्सपीरियंस, पिछले सालों के एक्सपीरियंस आगे सेंड किए जा सकते थे, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए नहीं था भैया, बहुत कुछ और ज़्यादा था। लैंग्वेज कैंट है बेसिकली, ये कह रहा है। From the belief that human invented language to process factual information, scholars now think that were outcome of the need to ensure social cohesion and thus human survival। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अच्छा लिखा हुआ है, देखते हैं इसमें गड़बड़ क्या है। Most believe that language originated from need to articulate facts, but others think that it emerged अच्छा, ये स्कॉलर्स अब ऐसा सोचते हैं, ये थोड़ा सा इसने खुद से डाल दिया। देखो ना, हम डिफरेंस देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है एन अल्टरनेट व्यू इज दैट, ये स्कॉलर्स के द्वारा ये तो कहीं लिखा नहीं है, राइट? ये खुद से स्कॉलर्स घुसा दिया इसने। emerge need to promote social cohesion and cooperation thus enabling human survival। तो इसमें देखिए सोशल कोहेशन लिखा है खाली, कोऑपरेशन नहीं लिखा है, तो ये कोऑपरेशन यहाँ पे है, और टू कॉपरेट मोर एक्सटेंसिवली। ठीक है, तो भाई कॉपरेशन भी आएगा, ये इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, सिंस इट्स ओरिजिन लैंग्वेज हैज बीन कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग, ये कहाँ लिखा है भाई, कॉन्टिन्यूसली लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है, खराब कर रहा है हमें। एक्सपोर्ट्स आर चैलेंजिंग और नैरोइंग द व्यू ऑफ लैंग्वेज, नैरो व्यू है, ब्रॉड व्यू है, ये तो बताया नहीं है उसने, बोला दो व्यू हैं, एक नैरो है दूसरा ब्रॉड है, ऐसा तो बताया नहीं है, तो भी आंसर आ गया भाई। ठीक है, आई होप यू ऑल इंजॉयड। ये 9 में से आपके कितने ठीक हुए आप मेरे को जरूर बताइए, और ये बाकी की वीडियो भी अपलोड हो जाएंगी जल्दी, राइट? एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फ्राइडे को, हर फ्राइडे हम कैट चैट करते हैं, तो कैट चैट में ज़रूर देखना मत भूलिएगा, लाइव आऊँगा मैं, एंड वी विल हैव ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड, और एक मेरे साथ गेस्ट भी आएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ब्ला 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 ब्ला, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।